वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम सेक्शन 912 से 917 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेक्शन 911 की चर्चा करेंगे। तो चलिए सेक्शन 911 शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 91 क्या कहता है कि ऑल इनकम्स, ठीक है, जो अक्रू और अराइज हो रही हो, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ठीक है, अक्रू और अराइज हो रही हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ठीक है, फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। किसी बिजनेस कनेक्शन से इंडिया में अगर कोई भी इनकम, ठीक है, अक्रू और अराइज हो रही है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, उसे डीएम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी प्रॉपर्टी से इंडिया में, कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है और उस प्रॉपर्टी से इनकम आप अर्न कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो भी इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट है, किसी असेट से या किसी सोर्स ऑफ इनकम से इंडिया में आप इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो उसे भी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। चौथा क्या है? चौथा आपका है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, अब कैपिटल एसेट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं। ठीक है, अब सेक्शन 9 में पॉइंट तो ये 4 हैं, पर इनकी एक्सप्लेनेशन है सबकी। ठीक है ना, जैसे अभी बिजनेस कनेक्शन क्या है ये मैंने आपको बताया नहीं है अभी। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे इसकी सेक्शन, जो हमारा पहला पॉइंट है बिजनेस कनेक्शन से जो इनकम आ रही है उसकी चर्चा करते हैं। अभी बिजनेस कनेक्शन मैंने बताना बाकी है, अभी पहले समझ लेते हैं कि वो धीरे धीरे बीच में समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई भी इनकम बिजनेस कनेक्शन से अक्रूराइज हो रही है इंडिया में, ठीक है ना, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, तो उसे डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं कि अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, अब उस बिजनेस के आपके वो अगर उसके ऑपरेशंस जो है वो 100% इंडिया में नहीं हो रहे, ठीक है, तो उस केस में उस बिजनेस को उस बिजनेस की जो इनकम होगी जो डीम्ड टू अक्रूराइज इंडिया मानी जाएगी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इंडिया में टैक्स होगी। ठीक है ना, इंडिया में अक्रूराइज मानी जाएगी। ऐसे ही पर किस बिजनेस को, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, किस बिजनेस को छोड़कर ऐसे बिजनेस जिनकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में। अगर किसी बिजनेस की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में, तो उस बिजनेस में ये क्लॉज नहीं लगेगा कि भाई उनकी प्रोपोर्शनेट इनकम को डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा, ये क्लॉज लगेगा नहीं। ठीक है, उस केस में सारी की सारी इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी, अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो। अब ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है, इसको भी मैं आगे चर्चा में लूँगा। ठीक है, अभी इसको आप दिमाग में रख लेते हैं, इसको हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है एक्सप्लेनेशन का? पॉइंट बी, ये ए पॉइंट था कि भाई किसी भी बिजनेस की अगर ऑपरेशंस जो हैं वो इंडिया में, सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं है, ठीक है ना, तो उस बिजनेस की इनकम को जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर इंडिया में अक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, ये पहला ए पॉइंट हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन का। अब एक्सप्लेनेशन का बी पॉइंट क्या है? ठीक है, वो कहता है कि भाई अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने, ठीक है, अब मैं नॉन रेजिडेंट का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में गुड्स परचेज करे, पर किस पर्पस के लिए परचेज करे? उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए अगर उसने गुड्स परचेज करे इंडिया में, तो वो जो इनकम उसकी अक्रूराइज होगी वो इंडिया में मानी नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक्सपोर्ट को हर देश ना अपने प्रमोट करता है, ठीक है, ताकि उसको क्या मिल सके? फॉरेन करेंसी। क्या होता है कि हम जैसे हर देश ना US डॉलर्स के अंदर
परचेजिंग करता है पूरे वर्ल्ड में, कहीं से कुछ भी लेना, जैसे डिफेंस डील करते हैं, जैसे हम करते हैं डिफेंस डील करते हैं, ठीक है ना, हम जैसे ऑयल परचेज करते हैं ऑयल कंट्रीज से, तो ये सब ना डॉलर्स के अंदर, यूएस डॉलर्स के अंदर इनकी डीलिंग होती है। तो जिस कंट्री का जितने यूएस डॉलर्स हो जाते हैं उसका उतना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो पावरफुल हो जाता है, तो वो उतना अच्छा परचेजिंग कर सकता है, ठीक है। तो हर कंट्री क्या करती है, जैसे हमारी कंट्री क्या करती है कि अपने फॉरेक्स को मजबूत करना चाहती है, तो क्या करेगी, फॉरेक्स को मजबूत कैसे होगा कि भाई इंसेंटिवाइज करो, एक्सपोर्ट करो, इंसेंटिवाइज करेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर यहाँ से लोग बाहर क्या कहते हैं, मान लीजिए अपनी सर्विसेज या गुड्स भेज रहे हैं, तो वहाँ से उनको डॉलर्स मिलेंगे इन रिटर्न, ठीक है ना। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मजबूत होगा उससे, तो गवर्नमेंट इसमें इंसेंटिवाइज करती है, ठीक है, टैक्स नहीं लेती और भी उनको फैसिलिटीज़ दे देती है, ठीक है। तो इसीलिए ये लॉ ऐसा बना है कि भाई अगर मान लीजिए किसी ने, नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में गुड्स परचेज करे, और गुड्स जो परचेज करे वो किस पर्पज से परचेज करे थे, जिसको उसको एक्सपोर्ट करने के लिए परचेज करा, ठीक है, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी प्रमोशन मिलता है, ठीक है ना। तो इस केस में गवर्नमेंट का इसकी जो इनकम होगी उसको डीम्ड टू एक्सप्लोराइज्ड इंडिया माना जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इसकी इनकम डीम्ड टू एक्सप्लोराइज्ड इंडिया नहीं होगी। अब सेकंड केस देख ले, अब थर्ड केस देख लेते हैं। अगर कोई न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है ना, कोई न्यूज़ एजेंसी इंडिया में आती है, ठीक है, न्यूज़ कलेक्ट करती है, ठीक है, लोगों के इंटरव्यू वगैरह लेती है, ठीक है, फोटोग्राफ्स वगैरह लेती है, और फिर वो उसका क्या करती है, ट्रांसमिशन करना है उसको अपने देश में। अगर वो अपने देश में उसका ट्रांसमिशन करने के लिए आती है तो उस केस में भी जो उनकी इनकम होगी उसको डीम्ड टू एक्सप्लोराइज्ड इंडिया नहीं माना जाएगा, ठीक है, कि भाई आपने इंडिया में आके यूज़ करा, आपने इंडिया का रिसोर्स यूज़ करना, आपने इंडिया में कोई भी अगर कनेक्शन हो गया तो गवर्नमेंट यहाँ पे डीम्ड टू एक्सप्लोराइज्ड मान लेती है ना, इसलिए इसको छोड़ दिया गया कि भाई डीम्ड टू एक्सप्लोराइज्ड इंडिया माना नहीं जाएगा। अगर कोई न्यूज़ एजेंसी जो है, जो न्यूज़पेपर चला रही है, जो न्यूज़ चैनल चला रही है, जैसे CNN हो गया, है ना, तो इस तरह के अगर कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं किस लिए, न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए और उसका ट्रांसमिशन करने के लिए अपने देश में, ठीक है, तो उस केस में उनकी जो इनकम होगी उसको डीम्ड टू एक्सप्लोराइज्ड इंडिया नहीं माना जाएगा इंडिया में।